गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमन एनाटॉमी मतलब ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एक को बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड, दूसरे को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर लंबी होती है, लगभग 7 मीटर लंबी होती है और ये माउथ से ले करके एनस तक एक्सटेंड करती है। इस एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे इसमें इसी एलिमेंट्री कैनाल में माउथ पाया जाता है, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, आइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। चलिए ठीक, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग कुछ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे माउथ पढ़ चुके हैं, माउथ के बाद फिर बक्कल कैविटी पढ़े, फिर बक्कल कैविटी में दो ऑर्गन सिचुएटेड होते थे, एक को बोलते हैं टीथ, दूसरे को बोलते हैं टंग। उसके बाद क्या आता है? फेरिंग्स। तो माउथ में हम लोग माउथ की स्टडी कर चुके हैं, टंग के बारे में भी पढ़ चुके हैं, टीथ के भी बारे में पढ़ चुके हैं और फेरिंग्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने ये लेक्चर्स नहीं देखे वो पीछे के लेक्चर्स जा करके देख सकते हैं। और जहाँ वहाँ पे हम लोगों ने किस किस चीज़ के बारे में पढ़ा है, माउथ के बारे में पढ़ लिए हैं। माउथ के दो पार्ट, एक को बोलते वेस्टिब्यूल, दूसरे को बोलते बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में दो ऑर्गन्स पाए जाते थे, एक को बोलते थे टीथ, दूसरे को बोलते थे टंग। टीथ के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं, उसके बाद टंग के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद आगे का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं नेजोफेरिंग, दूसरे को बोलते हैं ओरोफेरिंग, तीसरे को बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग। ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में जिस पार्ट की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है आइसोफेगस। क्या नाम है? आइसोफेगस। तो आज हम लोग आइसोफेगस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, चलिए फेगस। चलिए किसके बारे में स्टडी करेंगे? आइसोफेगस। ये जो आइसोफेगस होता है ये थिन मतलब एक पतली और लंबी ट्यूब होती है, थिन एंड लॉन्ग ट्यूब होती है जो फायरिंग से लेकर के स्टमक तक एक्सटेंड करती है। क्या चीज? फायरिंग से लेकर के स्टमक तक एक्सटेंड करती है। सबसे पहली बात ये आइसोफेगस जो होती है थिन एंड लॉन्ग ट्यूब, ठीक है, थिन एंड लॉन्ग ट्यूब होती है जो एक्सटेंड करती है, एक्सटेंडेड फ्रॉम फायरिंग्स टू स्टमक, फायरिंग्स टू स्टमक। तो कहां से कहां तक? फायरिंग से लेकर के स्टमक तक स्टैंड करती है। पासिंग फ्रॉम, कहां से पास करती है? गले से होकर के थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी को पास करते हुए कहां पे? थोरैसिक कैविटी को आगे क्रॉस करते डायाफ्राम आता है, डायाफ्राम को क्रॉस करते हुए आगे जा करके कहां पे? स्टमक में खुल जाती है। तो पासिंग फ्रॉम, कहां से कहां तक पास करती है? पासिंग फ्रॉम नेक, थोरैक्स एंड डायाफ्राम, डायाफ्राम नेक, थोरैक्स और डायाफ्राम को पास करते हुए कहां पे ओपन कर जाती है? एक जे शेप का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टमक कहते हैं, उसमें जाकर के ये ओपन कर जाती है। ओपन इन जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। कहां पे? स्टमक में जाकर के ये ओपन कर जाती है। कहां पे? ओपन इन जे से बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्टमक कहते हैं, स्टमक में जाकर के ओपन कर जाती है। और इसकी ओपनिंग ध्यान समझेंगे, इसकी जो ओपनिंग होती है स्टमक में उसमें एक गार्ड इंस्पेक्टर जो होता है इसकी रेगुलेट करता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो आइसोफेजियल इंस्पेक्टर। ओपनिंग ऑफ स्टमक, ओपनिंग ऑफ आइसोफेगस इन स्टमक regulated by a स्फिंक्टर, एक स्फिंक्टर के द्वारा इसकी ओपनिंग को रेगुलेट किया जाता है, कॉल्ड गैस्ट्रो आइसोफेजियल स्फिंक्टर, कॉल्ड गैस्ट्रो
आइसोफेजियल स्फिंक्टर क्या कहते हैं, गैस्ट्रो आइसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। उससे इसकी ओपनिंग को रेगुलेट किया जाता है जो स्टमक में जाकर के ओपन होता है। ठीक है, चलिए थर्ड और मतलब ये सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में अगली बात करते हैं। जो आइसोफेगस होता है इसमें कोई भी एंजाइम सिक्रीट नहीं होते, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं होता है। चलिए थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। चलिए साहब समझते हैं ये क्या होता है। एक थिन मतलब थिन क्या, पतली सी पाइप होती है और लंबी पाइप होती है, आगे जा करके ये एक बैग लाइक जे शेप ऑर्गन्स में खुल जाती है जिसको क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, स्टमक में बोलते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात तो ये क्या होता है, पतली थिन मतलब पतली और लॉन्ग पाइप होती है। एक पतली सी लंबी सी पाइप होती है जो हमारे बॉडी में पोस्टीरियरली, इंटीरियरली मतलब आगे की साइड में, नेक में आगे की साइड में ट्रेकिया पाया जाता है और पीछे की साइड में आइसोफेगस पाया जाता है। तो ये पोस्टीरियरली एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड कहाँ से करती है, इसके ऊपर क्या होता है, फेरिंग्स होता है और नीचे क्या होता है, स्टमक होता है। तो फेरिंग्स और स्टमक के बीच में आइसोफेगस पाया जाता है। पोस्टीरियरली पास करता है गले से होते हुए थोरैक्स और थोरैक्स से होते हुए डायफ्राम को पास करता हुआ जाकर के स्टमक में ओपन हो जाता है। ठीक है, और ये बात करते हैं इसकी जो ओपनिंग होती है एक किसी गार्ड के द्वारा, मतलब इसकी ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो आइसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, चलिए एक एक चीज समझते हैं। ये क्या है, आइसोफेगस है। इसको क्या बोलेंगे, आइसोफेगस। आइसोफेगस ठीक है, आइसोफेगस ये पोस्टीरियरली पास करता है कहां से होकर के, नेक से होकर के थोरैक्स को। थोरैक्स बोले तो ये जिसमें हमारे लंग्स और हार्ट पाए जाते हैं, थोरैसिक कैविटी, इसको और लंग्स और हार्ट को थोरैक्स ऑर्गन कहते हैं। इसको पास करते हुए आगे जाकर के डायाफ्राम होता है। यहाँ पे क्या होता है, डायाफ्राम होता है, ऐसे लगा होता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे डायाफ्राम होता है। ये मान लेते कोई ह्यूमंस है, चलिए थोड़ा समझते चलेंगे अच्छे से ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो ये क्या है, ये उसका नेक है। नेक से पास करता हुआ, ये नेक से पास करता हुआ ये हो जाएगा थोरैक्स, ये बन जाएगा थोरैक्स। थोरैक्स से पास करता हुआ ये जो ऑर्गन्स है इसको बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। ये क्या बन जाएगा, डायाफ्राम। ये डायाफ्राम किसको, पहली बात तो ये नेक हो गया, नेक हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये थोरैक्स हो जाता। ठीक है, चलिए ये क्या बन जाएगा, ये नेक हो जाता है। नेक के बाद कौन सा पार्ट आता है, थोरैक्स, जिसको और ये यहाँ पे जो कैविटी पाई जाती है उसको थोरैसिक कैविटी पाई जाती है। उसके बाद एक नीचे ऑर्गन्स लगा होता है, इसको बोलते हैं मस्कुलर ऑर्गन, जिसको बोलते हैं डायफ्राम। तो ये जो आइसोफेगस होता है नेक में पोस्टीरियरली मतलब पीछे की साइड से होता हुआ नेक को पास करते हुए, थोरैक्स को पास करते हुए और डायाफ्राम को पास करते हुए आगे जा करके एक जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुल जाता है जिसको क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जो आइसोफेगस होता है इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम से सिक्रीट नहीं करता है, केवल ये फूड को पास करने का काम करता है। जब ये जा करके स्टमक में खुलता है तो स्टमक में इसकी जो ओपनिंग होती है एक गार्ड के थ्रू रेगुलेट की जाती है। यहाँ पे एक गार्ड लगा होता है, एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसके थ्रू इसकी ओपनिंग को रेगुलेट किया जाता है। इस ओपनिंग, इस गार्ड या स्फिंक्टर को बोलते हैं गैस्ट्रो आइसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो स्फिंक्टर लगा होता है इसको बोलते हैं गैस्ट्रो आइसोफेजियल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये गैस्ट्रो आइसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है ये आइसोफेगस की ओपनिंग स्टमक में, आइसोफेगस की ओपनिंग को रेगुलेट करता है जो कि स्टमक में होती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। इसके बाद आ जाता है कौन सा ऑर्गन, स्टमक आ जाता है। ठीक है,
चलिए साहब, इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टमक की। स्टमक, सबसे पहले तो स्टमक की शेप की बात करेंगे। स्टमक जो होता है, इसका जो शेप होता है, शेप जे शेप का होता है। स्टमक कैसा होता है? शेप जे शेप का होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है स्टमक, जो जे शेप का होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। चलिए ठीक है, अब बात कर लेते हैं पोजीशन की कि स्टमक कहाँ पाया जाता है। स्टमक एब्डोमिनल कैविटी के, एब्डोमिनल कैविटी में अपर एंड लेफ्ट साइड में बिलो द डायाफ्राम, डायाफ्राम के नीचे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इधर जो कैविटी होती है इसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी के नीचे वाली जो कैविटी होती है इधर आ जाते हैं, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोल देते हैं? एब्डोमिनल कैविटी, बॉडी की, यानी जिसमें हमारा क्या पाया जाता है? लंग्स और हार्ट पाया जाता है, उसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। और थोरैसिक कैविटी के नीचे जहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के मेजर्स आर्गन पाए जाते हैं उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, जिसमें हमारे इंटेस्टाइन, स्टमक, पैंक्रियाज, लीवर, ये सब जो आर्गन्स होते हैं हमारे एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ये जो आर्गन्स, इसको क्या बोलते हैं? डायाफ्राम बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं। ठीक है, अब ये अगर हम यहाँ से सेंट्रल लाइन एक पास करें, सेंट्रल लाइन एक यहाँ से पास करें, ठीक है, तो इधर वाला जो पार्ट होता है वो बन जाएगा राइट साइड, ये बन जाएगा कौन सा? राइट साइड। और इधर वाला जो पार्ट होता है, इस इधर वाली जो साइड होती है इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड। तो हमारा स्टमक जो होता है हमारे बॉडी में लेफ्ट साइड, एब्डोमिनल कैविटी में, बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में पाया जाता है, बिलो द डायाफ्राम, डायाफ्राम के नीचे। तो कहाँ पे पाया जाता है हमारे स्टमक, या हमारे स्टमक की पोजीशन कहाँ है? स्टमक इज सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी अपर एंड लेफ्ट साइड बिलो द डायाफ्राम। तो डायाफ्राम के नीचे पाया जाता है। शेप कैसा होता है? स्टमक का शेप जे शेप का होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं पार्ट की। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। हाँ, तो स्टमक के अगर पार्ट की बात करें तो पार्ट में, स्टमक में 3 पार्ट्स होते हैं। एक को बोलते हैं कार्डियक, एक को बोलते हैं कार्डियक, दूसरे को बोलते हैं फंडिक, तीसरे को बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक रीजन। तो स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। स्टमक का जो पहला पार्ट होता है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं फंडिक पार्ट या फंडस रीजन। क्या बोल देते हैं? फंडस रीजन। स्टमक का जो बीच वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं कार्डियक रीजन। क्या बोलते हैं? कार्डियक रीजन। और स्टमक का जो नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक रीजन बोलते हैं। तो स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। हमारी जो आइसोफेजियल पाइप होती है, आइसोफेगस जो होता है, ये आ करके स्टमक के कार्डियक पार्ट में ओपन करता है। कौन से पार्ट में? कार्डियक रीजन में ओपन करता है। और कार्डियक रीजन में ही गैस्ट्रो आइसोफेजियल स्फिंक्टर लगे होते हैं जो इस आइसोफेगस की ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं फंडक रीजन, फंडिक पार्ट, दूसरे को बोलते हैं कार्डियक, तीसरे को बोल देते हैं पाइलोरिक पार्ट। आगे जा करके ये जो पाइलोरिक रीजन होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में खुल जाता है, सी से पार्ट में, जिसको बोल देते हैं डिओडिनम। क्या बोल देते हैं? डिओडिनम। क्या बोलते हैं? डिओडिनम में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक जा करके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम पार्ट में खुल जाता। अब स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक की ओपनिंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन में कि एक स्फिंक्टर के द्वारा रेगुलेट की जाती है, यानी स्टमक की ओपनिंग को भी एक स्फिंक्टर के द्वारा रेगुलेट की जाती है। और इस स्फिंक्टर को बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या कौन सा स्फिंक्टर बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक, चलिए, तो पाइलोरिक, क्योंकि ये पाइलोरिक रीजन में पाया जाता है इसी वजह से इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। और गैस्ट्रो आइसोफेजियल
स्टमक को गैस्ट्रो आर्गन मतलब गैस्ट्रिक आर्गन से कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्लैंड्स पाई जाती है उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रो टर्म स्टमक से आता है, आइसोफेजियल टर्म आइसोफेगस से आता है, और इंस्फिंक्टर मतलब होता है गार्ड, ठीक है। तो गैस्ट्रो आइसोफेजियल इंस्फिंक्टर इसलिए वजह से बोला जाता है क्योंकि ये आइसोफेगस की ओपनिंग को गैस्ट्रिक आर्गन यानी स्टमक में रेगुलेट करता है। और इधर का जो इंस्फिंक्टर होता है उसको पाइलोरिक इंस्फिंक्टर कहा जाता है क्योंकि ये पाइलोरिक रीजन से आगे जा करके ये स्टमक क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन कर जाता है, और स्टमक की ओपनिंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जिस इंस्फिंक्टर के द्वारा रेगुलेट की जाती है उसको बोल देते हैं पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। तो पहली बात, स्टमक का शेप कैसा होता है? जे शेप, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। इसके 3 रीजन्स होते हैं, एक को बोलते हैं कार्डियक, दूसरे को फंडिक, तीसरे को पाइलोरिक। स्टमक जा करके स्मॉल इंटेस्टाइन के जिस पार्ट में खुलता है उसको ड्यूडिनम करते हैं। स्टमक की ओपनिंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन में एक इंस्फिंक्टर के द्वारा रेगुलेट की जाती है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक इंस्फिंक्टर, ठीक है। चलिए ठीक साहब, अब हम लोग आगे बात करेंगे स्टमक में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, या स्टमक किस किस चीज का डाइजेशन करवाता है और किस किस चीज का सिक्रीशन करवाता है, ठीक है। तो सेल्स इन स्टमक, अब बात कर लेते हैं डाइजेशन इन स्टमक। किसकी बात कर लेते हैं? डाइजेशन इन स्टमक, इसकी बात कर लेते हैं। डाइजेशन इन स्टमक, स्टमक में फूड के डाइजेशन करने के लिए कुछ ग्लैंड पाई जाती हैं जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो जहां जहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वहां पे कुछ सिक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं, और वो जो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं वही एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं, और जो एंजाइम्स होते हैं वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं या फूड के डाइजेशन को करवाते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन, अब सबसे पहले डाइजेशन इन स्टमक में सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे कि स्टमक में कौन कौन सी बेसिक सिक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं। तो स्टमक में बेसिकली 3 टाइप की सिक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहली जो सेल्स होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहली सेल होती है उसको बोलते हैं चीफ सेल, जाइमोजन सेल या पेप्टिक सेल। क्या बोलते हैं? पेप्टिक सेल, चीफ सेल या जाइमोजन सेल। जो पहली सेल होती है को बोलते हैं चीफ सेल और पेप्टिक सेल और जाइमोजन सेल, ठीक है। चलिए, ये जो जाइमोजन सेल या चीफ सेल या पेप्टिक सेल्स होती हैं ये प्रो एंजाइम्स का सिक्रीशन करती है। किसका सिक्रीशन करती हैं? प्रो एंजाइम्स का सिक्रीशन करती है। सिक्रेट प्रो एंजाइम किसका सिक्रीशन करती हैं? सिक्रेट प्रो एंजाइम्स वह एंजाइम्स होते हैं जो इन एक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं, बाद में HCl की मदद से वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप के एंजाइम सिक्रीट होते हैं। जो पहला एंजाइम्स होता है उसको बोलते हैं प्रोरेनिन। कौन सी? प्रोरेनिन। और दूसरा जो एंजाइम्स होता है उसको बोलते हैं पेप्सिनोजन। क्या बोलते हैं? पेप्सिनोजन, ठीक है। तो ये जो चीफ सेल, पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल होती है प्रो एंजाइम का सिक्रीशन करती है, और वो दो एंजाइम्स होते हैं। वो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? वो प्रोरेनिन्स होते हैं, दूसरा पेप्सिनोजन। ये जो दोनों प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन्स होते हैं ये मिल्क और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किसके? मिल्क एंड प्रोटीन। तो ये दोनों क्या होते हैं? मिल्क और प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसी के साथ दूसरे सेल की बात करते हैं। दूसरी एक और सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं म्यूकस नेक सेल। क्या बोलते हैं? म्यूकस नेक सेल जो होती है ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है। क्या सिक्रीट करती है? सिक्रीट म्यूकस। ये किसको सिक्रीशन करती है? म्यूकस का सिक्रीशन करती है। अब ये म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस हमारे जो फूड होते हैं उस फूड के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। म्यूकस फूड के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। दूसरी बात, हमारे जो स्टमक होते हैं उसकी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो HCl की वजह से उनको कोई प्रॉब्लम्स ना हो या उनमें इरोजन्स ना कॉज हो जाए, ठीक है। तो उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरी बात, फूड के इमल्सिफिकेशन में फूड के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। क्या कराता है? लुब्रिकेशन
ऑफ फूड, तो फूड का लुब्रिकेशन करवाने का काम करता है। तो म्यूकस नेक्स्ट सेल किसका सिक्रेशन करती है? म्यूकस का सिक्रेशन करती है। और म्यूकस किस में हेल्प करता है? लुब्रिकेशन ऑफ फूड का, मतलब फूड का लुब्रिकेशन करवाता है। ठीक है, थर्ड जो सेल्स होती है उसको बोलते हैं पेराइटल और एक्जेंटिक सेल। पेराइटल और एक्जेंटिक सेल्स, जो पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं ये HCl और सम इंट्रिंसिक फैक्टर्स का सिक्रेशन करती है। तो ये पेराइटल और एक्जेंटिक जो सेल होती है सिक्रेट HCl किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सम इंट्रिंसिक फैक्टर्स। चलिए, किसका किसका सिक्रेशन करती है? HCl का सिक्रेशन करती है और सम इंट्रिंसिक फैक्टर्स का सिक्रेशन करती है। अब ये जो HCl होता है, ये जो प्रो एंजाइम्स होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनको एक्टिव कर मतलब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे प्रो एंजाइम में प्रोरेनिन होता है, रेनिन को कन्वर्ट कर देता है, प्रोरेनिन को कन्वर्ट कर देता है रेनिन में, और वहीं पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये पेप्सिन और रेनिन दोनों मिल्क और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं म्यूकस नेक्स्ट सेल। म्यूकस नेक्स्ट सेल म्यूकस का सिक्रेशन करती है जो फूड के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। उसके बाद आ जाते हैं पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल जो HCl का सिक्रेशन करते हैं। HCl इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और दूसरी कंडीशन, अगर फूड में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए होते हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज अच्छी खाएं, हो सकता है उसमें कुछ माइक्रोब्स चले गए हों, तो उसको मारने का भी काम करता है, फूड को स्टेराइल करने का भी काम करता है। वहीं सम इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो होते हैं, और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर जो किसके थ्रू? पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल के थ्रू सीक्रेट किए जाते हैं, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। क्या? विटामिन B12 के, ये विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो स्टमक होता है इसमें 3 टाइप की सेल पाई जाती हैं। एक को बोलते हैं क्या? एक को बोलते हैं चीफ सेल, पेराइटल सेल या जाइमोजन सेल, जो प्रोएंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं जिसमें प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेंस आते हैं। वहीं दूसरी जो सेल होती है जिसको बोलते हैं म्यूकस नेक्स्ट सेल। म्यूकस नेक्स्ट सेल्स म्यूकस का सिक्रेशन करती है और म्यूकस फूड के लुब्रिकेशन में हेल्प करवाता है। तीसरी टाइप की जो सेल होती है उसको पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं। पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल HCl और सम इंट्रिंसिक फैक्टर्स को सिक्रेट करती हैं। HCl से क्या करता है? इनएक्टिव जो एंजाइम्स होते हैं या प्रो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिव फॉर्म में लेके आता है, और प्रो एंजाइम्स मिल्क और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वहीं पे सम इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो होते हैं विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। साथ ही बताते चलें कि जो म्यूकस होता है जो फूड का लुब्रिकेशन करवाता है, साथ ही साथ स्टमक की लेयर्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि HCl क्या करेगा? स्टमक में क्या नाम है, अगर ज्यादा क्वांटिटी में HCl सीक्रेट हो गया तो स्टमक की लेयर को क्या कर सकता है? काट सकता है, जिससे पेप्टिक अल्सर काज हो जाएगा। और पेप्टिक अल्सर से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा म्यूकस क्या करता है? उसको उस पर कोटिंग कर देता है, जिससे हमारे स्टमक क्या होता है? सेफ बना रहता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, क्योंकि स्टमक आगे जा करके ओपन कर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन, अब बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के जिस पार्ट में जा करके खुलता है उसको ड्यूडिनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूडिनम बोलते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं ड्यूडिनम, दूसरे को बोलते हैं जेजुनम, तीसरे को बोलते हैं इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं ड्यूडिनम, दूसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं जेजुनम, थर्ड वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इलियम। ठीक है, चलिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम। देखेंगे स्टमक जहां पे आ करके ओपन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जिस पार्ट में आ करके ओपन करता है उसको बोलते हैं क्या? ड्यूडिनम। क्या बोलते हैं भैया? ड्यूडिनम बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे जाकर के एक पार्ट में ओपन कर जाता है।
ए बेसिकली सी शेप का होता है, सी शेप या यू शेप का भी बोलते हैं, यू शेप या सी शेप का होता है। ठीक साहब, 1 मिनट एक फिगर बना लें ताकि हम लोगों को आसानी से ये समझ में आ जाए कि किसकी बात हो रही है। ठीक, चलिए चलिए साहब, अब समझते हैं कौन कौन से किसकी किसकी बात करें। ये हमारा जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, स्टमक। एलिमेंट्री कैनाल के कौन सा पार्ट है, स्टमक। स्टमक का ये पार्ट जो होता है ऊपर वाला पार्ट जिसको बोलते हैं क्या, ये थोड़ा सा और ऐसे होता है। ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं, फंडस। ये कौन सा पार्ट होता है, कार्डियक। ये कौन सा पार्ट होता है, पाइलोरिक। पाइलोरिक। ठीक है, तो 3 पार्ट हो जाते हैं। इस यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, यहाँ पे जहाँ पे जा करके ये स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पे जा करके स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पे जा करके खुलता है, ये थोड़ा कैसा होता है, यू शेप का पार्ट होता है जिसको बोलते हैं क्या, ड्यूडिनम। क्या बोल देते हैं, ड्यूडिनम। क्या बोलते हैं साहब, ड्यूडिनम। आगे ड्यूडिनम आगे जा करके क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में, लॉन्ग और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है जिसको क्या बोलते हैं, जेजुनम। क्या बोल देते हैं साहब, जेजुनम। इसको जेजुनम बोलते हैं। आगे जेजुनम जा करके एक वाइड से और छोटे से पार्ट में, नहीं क्वाइल्ड ये भी होता है, वाइल्ड मतलब क्वाइल्ड ही होता है लेकिन छोटा होता है और थोड़ा वाइडेस्ट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं इलियम। क्या बोल देते हैं, इलियम में जा करके कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट पाए जाते हैं, 3 पार्ट। कौन कौन से, एक को बोलते हैं ड्यूडिनम, दूसरे को बोलते हैं जेजुनम, तीसरे को बोलते हैं इलियम। और आगे जा करके इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन कर जाता है जिसको बोलते हैं क्या, सीकम। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जान लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। कौन कौन से पार्ट, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडिनम कैसा होता है, वाइडेस्ट, शॉर्टेस्ट, मतलब ड्यूडिनम इज द शॉर्टेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट, वाइडेस्ट, सबसे छोटा और सबसे चौड़ा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा और सबसे चौड़ा जो पार्ट होता है वो ड्यूडिनम होता है। ठीक है, और ये जो जेजुनम होता है लॉन्ग, सबसे मतलब लॉन्ग एंड क्वाइल्ड होता है। कैसा होता है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है, शॉर्ट एंड क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, शॉर्ट एंड क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। तो ये तीनों क्या होते हैं, ये दोनों क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स नहीं होता है, यू शेप का होता है, शॉर्टेस्ट होता है और वाइडेस्ट पार्ट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं ड्यूडिनम, दूसरे को बोलते हैं जेजुनम, तीसरे को बोलते हैं इलियम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब डाइजेशन की बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है आगे जा करके इर्रेगुलर फोल्डिंग में कन्वर्ट होती है। कैसे कन्वर्ट होती है, इर्रेगुलर फोल्डिंग में कन्वर्ट हो जाती है। इस इर्रेगुलर फोल्डिंग को बोलते हैं बिलाई। क्या बोलते हैं इसको, बिलाई बोलते हैं, बिलाई बोलते हैं। इस बिलाई पे छोटे छोटे ब्रश बार्डर लाइक, मतलब छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिसको बोला जाता है माइक्रो बिलाई। क्या बोलते हैं, माइक्रो बिलाई बोलते हैं, माइक्रो बिलाई बोलते हैं। ये जो माइक्रो बिलाई होती है ये ब्रश बार्डर बनाती है और सरफेस एरिया को बढ़ा देती है जाके फूड का एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन आसानी से हो। क्योंकि फूड का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल्स, मतलब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो ताकि ये जो इस क्या नाम है माइक्रोबिलाई होती हैं, ये क्या करती हैं, ब्रश बॉर्डर की तरीके से वर्क करती है और सरफेस एरिया बढ़ा देती किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिससे फूड का एब्जॉर्प्शन, इन डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं ये जो फूड अगर यहाँ पे जब एब्जॉर्ब होकर के पहुँचता है, ध्यान समझेंगे, फूड जब एब्जॉर्ब होकर पहुँचता है तो इसके जो लोअर सरफेस होता है इस पर ब्लड की वेसल्स गई हुई होती हैं। क्या होती हैं, ब्लड की
वेसल्स गई हुई होती हैं और एक नर्व गई हुई होती है, नर्व की वेसल्स गई हुई होती है, नर्व गई हुई होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टियल वेसल्स। क्या बोलते हैं? लैक्टियल वेसल्स। ठीक है, ये लैक्टियल वेसल्स और ब्लड वेसल्स कहाँ पाई जाती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये हो जाती है ब्लड वेसल्स। क्या हो जाती है? ब्लड वेसल्स। और दूसरी कौन सी है? नर्व वेसल्स। क्या है? नर्व वेसल्स, जिसको बोलते हैं लैक्टियल, लैक्टियल वेसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टियल वेसल्स। ये जो ब्लड वेसल्स होती है, ये जो ब्लड वेसल्स होती है, ये फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। वही जो लैक्टियल वेसल्स होती है, ये फूड में मतलब सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है। ब्लड वेसल्स फैट के एब्जॉर्प्शन को मतलब फैट के एब्जॉर्प्शन नहीं करवाती हैं, क्योंकि फैट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। और फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग किसकी मदद लेते हैं? लैक्टियल वेसल्स। वही लैक्टियल वेसल जो होती है फैट का एब्जॉर्प्शन करवाने में मदद करती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होता है, इसमें कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रिएट होते हैं। क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये पीछे की साइड में ऐसा थोड़ा सा फोल्ड टाइप का पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बिलाई होती है, बिलाई आगे जा करके छोटे से ऐसे फोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। पीछे की साइड में बिलाई नीचे की साइड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लीबरकुहेन। क्या बोलते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन। क्रिप्ट ऑफ लीबरकुहन, क्रिप्ट ऑफ लीबरकुहन और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये जो पीछे की तरफ फोल्डिंग होती है, इसी को बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लीबरकुहन और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है, ये इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन करती हैं। क्या करती हैं? सिक्रीटेड इंटेस्टाइनल जूस। इसी इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम होता है सक्कस इंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस को बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस बोलते हैं। ठीक, चलिए। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो इसकी फोल्डिंग होती है, अंदर की साइड में रेगुलर नहीं होती, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिसको बिलाई कहते हैं। बिलाई के ऊपर छोटे छोटे और प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिसको माइक्रो बिलाई कहते हैं। ये ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रश बॉर्डर बनाते हैं, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव मतलब क्या नाम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और सरफेस एरिया बढ़ने से ये फायदा होता है कि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, फूड का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। इसी में पीछे की साइड में जो बिलाई होती है, उसमें कुछ प्रोजेक्शंस बैकवर्डली पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लीबरकुहन और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन करती हैं, जिसको सक्कस इंटेरिकस भी कहा जाता है। अब ये सक्कस इंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस जो होता है, इसमें कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं जो सक्कस इंटेरिकस होता है, इसमें कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम इन इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, चलिए। इंटेस्टाइनल जूस जो होता है, इसमें कई सारे टाइप्स के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जैसे इसी में कौन सा होता है? माल्टेज नामक एंजाइम्स होता है। माल्टेज एंजाइम जो होता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा देता है, माल्टोज को डाइजेशन में हेल्प करता है। इसी में लैक्टेज एंजाइम्स होता है। लैक्टेज एंजाइम, जो लैक्टेज एंजाइम होता है, लैक्टोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसी में होता है माल्टेज, लैक्टेज, न्यूक्लियोसाइडेज जो एंजाइम होते हैं, ये न्यूक्लिक साइड को न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम्स जो होते हैं, ये पैंक्रियाज से सीक्रेट करते हैं, जो डीएनए या न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। और वही न्यूक्लियोटाइडेड एंजाइम कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो न्यूक्लियोसाइड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसी में पाया जाता है डाईपेप्टाइडेज
पेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज एंजाइम जो होता है ये डाइपेप्टाइड यानी प्रोटीन्स जो होते हैं इसको अमीनो एसिड में यानी पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, यानी प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसी में एंजाइम्स पाया जाता है लाइपेज, लाइपेज एंजाइम्स। जो लाइपेज एंजाइम्स होता है ये लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है। यहीं से एक और एंजाइम सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं इंटेरोकाइनेज, इंटेरोकाइनेज। इंटेरो जो काइनेज एंजाइम्स होता है ये पैंक्रिएटिक एंजाइम जैसे कीमोट्रिप्सिनोजेंस, ट्रिप्सिनोजेंस एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज इन सबको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, क्योंकि वो जब सीक्रेट होते हैं तो इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं। तो इंटेरोकाइनेज एंजाइम्स डाइजेस्टिव पैंक्रिएटिक एंजाइम से वर्क करता है, उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहीं पे बात करते हैं माल्टेज, लैक्टेज, ये डाइसैकेराइड मतलब ग्लूकोज मतलब डाइसैकेराइड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, इनको डाइसैकेराइडेजेज भी कहा जाता है, ठीक है। वहीं न्यूक्लियोसाइडेज डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइपेप्टाइडेज प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, लाइपेजेज लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है, इंटेरोकाइनेजेज पैंक्रिएटिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम्स को एक्टिव करने में हेल्प करता है। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद इसका एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम तक पहुंचते पहुंचते लगभग 90% फूड का डाइजेशन हो चुका होता है, लगभग मैक्सिमम फूड का डाइजेशन हो चुका होता है। इसी वजह से मेजर या प्रिंसिपल ऑर्गन्स कहा जाता है, यानी प्रिंसिपल एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन्स स्मॉल इंटेस्टाइन को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम के थ्रू पास कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, सीकम में सीकम में पास कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के अगले ऑर्गन्स को पढ़ेंगे जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। नाम तो लार्ज इंटेस्टाइन है लेकिन होती छोटी ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, ठीक है। चलिए लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं साहब, क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। सीकम के बाद जो दूसरा वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोलन। कोलन के बाद जो तीसरा वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं, रेक्टम। अब ये जो कोलन होता है इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं असेंडिंग, दूसरे को बोलते हैं ट्रांसवर्स और तीसरे को बोलते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग तो कोलन के 3 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं असेंडिंग, दूसरे को बोलते हैं ट्रांसवर्स, अगले को बोलते हैं डिसेंडिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं कहां कहां पे कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला, लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं सीकम। सीकम मतलब चौड़ा, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट और सबसे चौड़ा पार्ट होता है, इसको ब्लाइंड सैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक बोलते हैं। इसी ब्लाइंड सैक या सीकम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए, जैसे इस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई क्या होता है, इसी ब्लाइंड सैक में पाए जाते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो सिम्बियाटिक एसोसिएशन के साथ हमारे बॉडी में रहते हैं। हमारे बॉडी में हमारे बॉडी में नहीं, हमसे न्यूट्रिशंस लेते हैं लेकिन हमको बीमारी नहीं कॉज करते या हमारे बॉडी में बीमारी को कॉज नहीं करते हैं, तो इसी सीकम वाले पार्ट में पाए जाते हैं। सीकम वाले पार्ट में एक छोटा सा, ये देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है, इसको बोलते हैं क्या, इलियम। इसको क्या बोलते हैं, इलियम। इलियम आगे जा करके एक छोटे से ब्लाइंड सैक लाइक पार्ट में खुल जाता है जिसको क्या बोलते हैं, सीकम। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है सीकम। सीकम के आगे जा करके एक पतली, आगे जा करके पतले मतलब एक पाइप में कन्वर्ट हो जाता है, इस पाइप को बोलते हैं कोलन। क्या बोलते हैं, कोलन बोलते हैं। और ये जो ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन। क्या बोलते हैं, असेंडिंग। जो ऊपर की साइड में जाता है इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन। जो ऐसे ट्रांसवर्सली जाता है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन।
ट्रांसवर्स कोलन, और जो नीचे की साइड में जाता है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। क्या बोल देते हैं? डिसेंडिंग कोलन। तो यानी कोलन के 3 पार्ट हो गए, कौन कौन से? असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। ये कोलन आगे जा करके एक वाइड से पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। और रेक्टम की जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं एनस। रेक्टम की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो सीकम होता है, सीकम यहाँ पर एक और प्रोजेक्शन से निकला हुआ होता है, एक छोटा सा आर्गन्स पाया जाता है जिसको वेस्टिजियल्स आर्गन्स बोलते हैं, और इसका नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या नाम होता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये क्या कौन सा आर्गन है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वेस्टिजियल आर्गन्स होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, बट ये लिम्फॉइड आर्गन्स भी है जो लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं सीकम, दूसरे को बोलते हैं कोलन, तीसरे को बोलते हैं रेक्टम। कोलन के 3 पार्ट होते हैं, जो ऊपर की साइड में जाता है उसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन, जो ऐसे ट्रांसवर्सली जाता है उसको ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं, जो नीचे की साइड में आता है उसको डिसेंडिंग कोलन बोलते हैं। डिसेंडिंग कोलन आगे जाकर के एक वाइड से पार्ट में खुल जाता है जिसको बोलते हैं रेक्टम, और रेक्टम आगे जा करके रेक्टम की जो ओपनिंग होती है उसको एनस बोलते हैं। ठीक है, जो रेक्टम होता है ये स्टोरिंग आर्गन होता है। क्या बोलते हैं? स्टोरिंग आर्गन्स। क्या होता है? रेक्टम को स्टोरिंग आर्गन्स कहा जाता है। और ये किस चीज को स्टोर करता है? ये फीकल मैटर, अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो जा करके, यानी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल कन्वर्ट हो जाते हैं फीकल में, यानी फिसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो जाकर फिसीज जो होती है रेक्टम में स्टोर होने लगती है, और इसी वजह से रेक्टम को बोला जाता है स्टोरिंग मटेरियल। अब बात कर लेते हैं जो इलियम किसमें जाकर के ओपन करता है? सीकम में। तो यहां पर भी जहां जहां पर एक आर्गन दूसरे आर्गन्स में ओपन करता है उसकी ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ गार्ड्स लगे होते हैं। तो यहां पर जो गार्ड्स लगा होता है उसको बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। क्या बोलते हैं? इलियोसिकल वाल्व। तो यहां पर भी एक गार्ड लगा होता है जिसको बोलते हैं क्या? इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व। ये जो इलियोसिकल वाल्व होता है ये इलियम की ओपनिंग सीकम में, मतलब इलियम की ओपनिंग को रेगुलेट करता है सीकम में, ताकि ये जो इलियम होता है इसकी जो ओपनिंग होती है सीकम में, नहीं जो फूड मटेरियल अगर सीकम में पास हो गया है तो बैकवर्डली इलियम में ना आ सके, इसको रेगुलेट करने के लिए एक वाल्व लगा होता है जिसको बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। आगे जाकर के सीकम आ जाता है, सीकम में एक आर्गन्स पाया जाता है जिसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सीकम आगे जाकर के एक पाइप में कन्वर्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं कोलन। कोलन जो ऊपर की साइड में जाता है उसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्सली जाता है ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं, नीचे की साइड में जाता है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। कोलन आगे जाकर के एक वाइड से स्टोरिंग पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम की ओपनिंग को एनस बोलते हैं। चलिए, तो मेजर जो कंपोनेंट था फूड का डाइजेशन वो कहाँ तक? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, और जेजुनम तक जाते जाते मैक्सिमम जो मेजर मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी हो चुका होता फूड मटेरियल्स का। आगे जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होता है उसको पास कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में। जब ये लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में पहुंचता है तो यहाँ पे फूड के किसी भी फूड का डाइजेशन नहीं होता है, केवल एब्जॉर्प्शन होता है, और ओनली सिर्फ वाटर का, वाटर और सम ड्रग्स, कुछ दवाओं को छोड़ करके और किसी भी फूड मटेरियल्स का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। और वही अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स फिर आगे कोलन से पास करता हुआ कहाँ पे भेज दिया जाता है? रेक्टम में भेज दिया जाता है, और रेक्टम में आने के बाद उसको स्टोर कर लिया जाता है, और स्टोर कर लिया जाता है तब तक जब तक कि उसे बॉडी से बाहर ना निकाल दिया जाए विद द प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन। ठीक है, रेक्टम की ओपनिंग को बोलते हैं एनस। चलिए, अब बात कर लेते हैं डिफिकेशन क्या होता है। डिफिकेशन, ठीक है, डिफिकेशन का मतलब होता है इवैक्यूएशन ऑफ फीकल मैटर फ्रॉम रेक्टम इज कॉल्ड डिफिकेशन। इवैक्यूएशन ऑफ फीकल मैटर फ्रॉम रेक्टम। चलिए,
तो इवेक्यूएशन मतलब होता है कि जो फीकल मैटर्स होते हैं इसको इवेक्यूएट करना, यानी बॉडी से बाहर निकाल देना, इसी को बोल देते हैं डिफिकेशन। यानी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होते हैं उसको क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालने को बोल देते हैं इवेक्यूएशन, या बॉडी से बाहर निकालना कहा जाता है, क्या बोला जाता है, डिफिकेशन बोला जाता है। यानी फीकल मैटर मतलब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, मतलब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको क्या बोल दिया जाता है, फीकल मैटर। क्योंकि फूड क्या होता है, कन्वर्टेड, जब फूड जैसे माउथ में पहुंचता है तो बोलस हो जाता है, बोलस से कहाँ स्टमक में पहुंचता है तो इसको काइम बोल देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है इसको काइल बोल देते हैं, लेकिन वही फूड जब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो उसका नाम बन जाता है फिसीज बन जाता है, यानी फिसीज बन जाता है, पोटी बन जाता है। और फिसीज आगे जा करके जो मतलब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फिसीज होता है और वो जा करके कहाँ पे, रेक्टम में जा करके स्टोर हो जाती है, और जब स्टोर हो जाती है, स्टोर होने के बाद उसको हमारे अपनी बॉडी से बाहर निकालना ही कहा जाता है डिफिकेशन, यानी मल त्याग करना बोलते हैं। ठीक है, अब डिफिकेशन के लिए क्या होता है, डिफिकेशन जो होता है ये वॉलंटरी प्रोसेस, रिफ्लेक्स एक्शन विथ वॉलंटरी प्रोसेस होती है। कैसा होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू डिफिकेशन होता है, बट ये वॉलंटरी प्रोसेस होती है, पार्शियली हमारी मतलब वॉलंटरी प्रोसेस होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है। ठीक है, लेकिन पार्शियली होती है, कंप्लीटली कंट्रोल में नहीं होती है, लेकिन वॉलंटरी प्रोसेस थ्रू पार्शियली कंट्रोल में होती है, और रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू ये डिफिकेशन मतलब डिफिकेशन की प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, जब ये क्या नाम है, फीकल मैटर कहाँ पहुंच जाता है, मान लेते हैं ये रेक्टम है, रेक्टम में ये रेक्टम है, ये रेक्टम की ओपनिंग क्या है, ये रेक्टम की ओपनिंग है जिसको हम लोग एनस बोल देते हैं, और ये क्या है, रेक्टम है, ये क्या है, रेक्टम है। अब ये जो रेक्टम है, रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स आकर के इसी में पड़ा हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स आकर के पड़ा हुआ है, रेक्टम में आकर के स्टोर हो गया। जब ये फूड मटेरियल्स इतना स्टोर हो जाता है ताकि, यानी अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल्स है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स है, यहीं पे आकर के रेक्टम में क्या करने लगेगा, स्टोर होने लगेगा, जिसको फीकल मैटर या फिसीज कहा जाता है। और जब ये फिसीज क्या करेगी, जैसे जैसे स्टोर होगी ये क्या करेगी, रेक्टम की जो वाल होती है इस पर प्रेशर डालना चालू कर देगी, क्या करेगी, प्रेशर डालना चालू कर देगी। तो जैसे जैसे इस पर प्रेशर बढ़ता जाएगा इसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेजी जाएगी, इसकी इंफॉर्मेशन जनरेट होना चालू हो जाएगी। जब इसका प्रेशर, ये जो फीकल मैटर होता है इसका प्रेशर रेक्टम की वाल पे लगभग 40 mmHg हो जाता है, कितना, लगभग 40 mmHg हो जाता है। तो यहाँ से बहुत स्ट्रांग इंफॉर्मेशन या पल्स जनरेट होती है, जो यहाँ से सेंसरी नर्व के थ्रू किस में भेज दी जाती है, स्पाइनल कार्ड में। मान लेते हैं स्पाइनल कार्ड है, तो स्पाइनल कार्ड में भेज दी जाती हैं। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ पे भेज दी जाती है, स्पाइनल कार्ड के पास भेज दी जाती है। जब स्पाइनल कार्ड के पास ये इंफॉर्मेशन यहाँ से चल करके स्पाइनल कार्ड के पास आती है, तो ये स्पाइनल कार्ड क्या करता है, यहाँ से मोटर नर्व के थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन इंफॉर्मेशन भेज देता है। ये क्या होता है, मोटर नर्व, ये क्या होगी, मोटर नर्व, इसको बोलते हैं सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जब ये फीकल मैटर इस रेक्टम की वाल पर लगभग 40 mm का प्रेशर जनरेट कर देता है, तो उस समय बहुत स्ट्रांग, मतलब बहुत तेजी से पल्स जनरेट होती है, और वो पल्स जो होती है, इम्पल्स जनरेट होती है, वो इम्पल्स क्या करती है, स्पाइनल कार्ड में आकर के इंफॉर्मेशन देती है। तो यहीं से स्पाइनल कार्ड तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन, क्या होता है, रिफ्लेक्स